अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं बख्तियार जफर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लाइब्रेरी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज शुरू की हुई है, वो है जी सवाल लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी। उसमें अब दूसरा हिस्सा हम पेश करते जा रहे हैं और ये प्रोग्राम हर हफ्ते की शब जो 10 बजे के करीब फेसबुक के ऊपर वॉइस ऑफ लाइब्रेरीज के ग्रुप के ऊपर ये ऑनलाइन होता है। तो आज हमारे जो मेहमान गेस्ट हैं, हमने जिनके तावन के साथ मिलकर ये प्रोग्राम लॉन्च किया और इसकी खूब पजीराई मिली। हमारी तवक्को से बढ़ के लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और मुख्तलिफ राय हमें देते हैं, हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। तो फरूख हुसैन जई साहब और उनके चैनल रेफ लिम्स के तावन से और वॉइस ऑफ लाइब्रेरीज के तावन से ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। आज की जो सीरीज है उसके अंदर हम डिजिटल जो लाइब्रेरी है उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज होते हैं और डिजिटल लाइब्रेरी की टाइप्स कौन कौन सी होती है, इसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फरूख हुसैन जई साहब, खुश आमदीद सर दोबारा इस प्रोग्राम के तहत। शुक्रिया बख्तियार। बहुत शुक्रिया। और मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा जैसे आपने शेयर किया कि बहुत इसका जो ऑडियंस रेट है या जिन लोगों ने देखा वो बहुत अच्छा है। सो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन जो जिन लोगों ने इसको देखा और पसंद किया और अपना टाइम निकाला। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, इसकी वजह ये कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी, इस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए। एंड क्योंकि सैटरडे है और सैटरडे को सभी सारी दुनिया जो है इंटरनेट पे बैठी होती है, सो दैट्स व्हाई। एंड हम बहुत जल्दी से इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी जी बख्तियार, सर। आपके पास जो सवाल आए हैं वो आप शुरू करें। जी जी सर। सर मेरा पहला सवाल ये बनता है कि आप, क्योंकि हमने टॉपिक पहले शेयर कर दिया था नाजरीन के साथ कि डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो सबसे पहला जो सवाल सर है वो कि ऑटोमेटेड और डिजिटल लाइब्रेरी में फर्क क्या है। यार ऑटोमेशन जो है, बेसिकली ऑटोमेशन से हम बात करते हैं कि हम किसी भी लाइब्रेरी को, या हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम उसको ऑटोमेट कर देते हैं। तो ऑटोमेट करने का मतलब ये होता है कि हम किसी कंप्यूटर की मदद से लाइब्रेरी में ऑटोमेशन या कोई सॉफ्टवेयर जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो वहाँ हमने स्टार्ट किया और फिजिकल लाइब्रेरी की होल्डिंग्स और उसके रिकॉर्ड्स और सारी चीज़ों को हमने इसका डाटा एंट्री कर ली। उसके बाद हम जो पैटर्न्स की रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, मतलब पैटर्न्स का हमने रिकॉर्ड डाल दिया जो मेंबर्स हैं। तो इस तरह से लाइब्रेरी के जो फंक्शंस हैं वो किसी कंप्यूटर के ऊपर, किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो सॉफ्टवेयर कोई सा भी हो, एक्सेस के ऊपर हो, डॉस के ऊपर हो, या किसी भी और इंटरनेट के ऊपर हो, या कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो वो जो लाइब्रेरी को ऑटोमेट किया जाता है तो उसको हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहते हैं। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी जो है या डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम, इट्स इंटायरली डिफरेंट थिंग। डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो बेसिकली ये है कि हम इसको इस तरह बोल सकते हैं कि इट्स बेसिकली डेटाबेस, और जो बेस करता है, आई मीन डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम एक डेटाबेस है जो बेस करता है डिजिटल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है। अब डेटाबेस की हम क्लैरिफिकेशन अगर हम करें तो क्लैरिफिकेशन ये होती है कि क्या डिजिटल आर्काइविंग हो सकती है, आई मीन रिपोजिटरी बनाई जा सकती है, तो ये डेटाबेस होता है। और हम अगर डिजिटल ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो डिजिटल ऑब्जेक्ट्स दो तरह के होते हैं। एक बॉन्ड डिजिटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दूसरा होता है डिजिटाइज कंटेंट। तो बॉन्ड डिजिटल कंटेंट तो वो होते हैं जो आपने स्कैन, सॉरी, जो जो है जिनकी ओरिजिनल जो हालत होती है, मतलब ओरिजिनल कंडीशन जो होती है वो बॉन्ड डिजिटल होती है, या पीडीएफ में हो, एचटीएमएल में हो, या किसी भी फॉर्मेट में हो, डिजिटाइज आई मीन डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं। लेकिन जो 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 हम डिजिटाइज कंटेंट होते हैं, जिसको हम स्कैन की बाद या उसकी फॉर्मेट को कन्वर्ट करने के बाद हम उसको डिजिटल फॉर्मेट में ले आते हैं, तो वो बेसिकली हमारे डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को है। तो डिजिटल ऑब्जेक्ट्स का जो डेटाबेस होता है, जो उसकी आर्काइविंग होती है या उसकी रिपोजिटरी बनाई जाती है, उसको हम डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। जी होपफुली मेरा आंसर क्लियर होगा, हो सकता है मैं जी आगे सर। इसको सर और थोड़ा सा एलोबरेट कर दूं और थोड़ा क्लियर कर दूं।
जी जी, नहीं नहीं सर, ओके हो गया, ओके हो गया सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी कि बख्तियार, सर मैं डिजिटल। विजिबल हूँ या नहीं हूँ? जी जी सर, बिल्कुल हेलो। ओके, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है, ठीक आ रही है सर, नो इशू। आवाज आ रही है मेरी आप तक सर? जी मुझे आ रही है आवाज आपकी। जी जी। अच्छा सर, मैं सवाल कर रहा था कि जो डिजिटल सर लाइब्रेरी होती हैं मुआशरे के अंदर या सोसाइटी के अंदर, खास तौर पे पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है, वहाँ पे डिजिटल जो है डिजिटल लाइब्रेरीज के कितने नाम है और कितनी उसकी अकसाम के अंदर हम उसको नहीं, डिवाइड कर सकते हैं? इस तरह से जैसे। एक साथ बात नहीं करते हैं हम, इस तरह से बात कर लेते हैं कि मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं, सही है। हम कहते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है। अब इसमें क्या डिफरेंस है? सो अगर हम इस तरह बात करें कि मिसाल के तौर पे आप वर्चुअल लाइब्रेरी की हम सबसे पहले बात करते हैं कि वर्चुअल लाइब्रेरी क्या होती है। तो वर्चुअल लाइब्रेरी ये होता है कि आप एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, या मैं जस्ट मिनट, सो लेट सपोज कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। या फिर आप प्रोफेशनल हैं एंड यू हैव क्रिएटेड अ वेबसाइट। आपने एक वेबसाइट बनाई, किसी भी प्लेटफॉर्म को आपने ले लिया, गूगल वेबसाइट हो गई, विबली हो गई, वेब्स हो गए, विक्स हो गई, या कोई पेड डोमेन आपने ले लिया, उसके ऊपर आपने एक वेबसाइट बनाई। और वेबसाइट बनाने के बाद आपने उसके मुख्तलिफ पेजेस बना लिए, जिसमें आपने लेबर इकोनॉमिक्स रख लिया, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स रख लिया, कॉपरेटिव रख लिया, पब्लिक फाइनेंस रख लिया, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इस तरह के प्रोडक्शन, मैक्रो, माइक्रो, मतलब मुख्तलिफ पेजेस बना लिया। और हर पेज पे आपने कुछ रिसोर्सेज जो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज है, मिसाल के तौर पे आपने कुछ बुक्स के लिंक्स रख दिए, कुछ जो है जर्नल्स के लिंक्स रख दिए, कुछ आपने उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस के लिंक्स रख दिए। तो उसको आपने रिसोर्सेज को सॉर्ट किया। सबसे पहला काम आपने क्या किया? आपने ऑर्गेनाइज किया, सॉर्ट किया और उसको लिंक कर दिया। अब वो रिसोर्सेज जो हैं आपके पास फिजिकली या डिजिटली अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट यू डू, यू लिंक अप द डाटा वर्चुअली। तो आपने उसको लिंक किया डाटा को, मतलब जो भी जहां पर भी वो फिजिक अब अवेलेबल है उसको आपने लिंक कर दिया अपने पेज के ऊपर। जब कोई वहां पर क्लिक करेगा तो दैट यूजर में गो टू दैट वेबसाइट, वो वहां पर रिट्रीव होगा, उस वेबसाइट पे, उस डाटाबेस पे रिट्रीव हो जाएगा। सो इस तरह के जो वर्चुअल पेजेस बनाए जाते हैं उसको हम वर्चुअल लाइब्रेरी कहते हैं, जहां आपके पास फिजिकली, यानी कि ना आपके पास कोई सर्वर है, ना ही आपके पास कोई डेटाबेस है जहां उसको स्टोर किया जा रहा है, और ना ही आपके पास डिजिटली कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपने लिंक कर दिया है उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके, सॉर्ट करके, और आपने उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक अप कर दिया है। तो जो जब हम लिंक कर रहे होते हैं तो हम इसको कहते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो एचईसी का कंसोशियम है पाकिस्तान में, जिसको हम एचईसी डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। वहां पर उन्होंने क्या किया है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के पेजेस बनाए हैं और हर पेज पे कुछ रिसोर्सेज के लिंक दिए हैं। जब यूजर उस लिंक पे क्लिक करता है तो वो उनके डाटाबेस पे चला जाता है, ठीक है ना। तो एचईसी के पास इटसेल्फ कुछ नहीं है, वो आपको लिंक डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं जो उन्होंने सब्सक्राइब किया है, ठीक है ना। पाकिस्तान के बेस्ड के ऊपर जो उन्होंने सब्सक्राइब किया उसका वर्चुअली आपको एक्सेस मिल रहा है। सो इट्स अ वर्चुअल लाइब्रेरी। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है। डिजिटल लाइब्रेरी की अभी मैंने शुरू में बात की थी, उसको हम थोड़ा सा और इलोबरेट कर लेते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी जो है ना बेसिकली एक ऑनलाइन डाटाबेस है। अब ऑनलाइन डाटाबेस का मतलब ये हुआ कि या तो वो डिजिटल आर्काइव है, दूसरा मतलब ये होता है कि या वो रिपोजिटरी है, ठीक है ना। और डिजिटल आर्काइव की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, रिपोजिटरीज की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, हम उस पर बाद में बात करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि एक डाटाबेस है, डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम एक डाटाबेस है जो डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को प्रिजर्व करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है और उसको शेयर करता है। अब डिजिटल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, डिजिटल ऑब्जेक्ट्स दो तरह के होते हैं। बॉर्न डिजिटल कंटेंट, जो बॉर्न ही डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं। आपने एक बुक लिखी और पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, ठीक है, या फिर एचटीएमएल फॉर्मेट में अवेलेबल है, या ईपॉब में मौजूद है, या किसी और फॉर्मेट में, या एक वीडियो बनी है जो डिजिटल कैमरे से बनी है वो डिजिटल फॉर्मेट में है, या एक इमेज है जो डिजिटली बनाई गई है और डिजिटल मौजूद है, ठीक है ना। सो बॉर्न डिजिटल कंटेंट होते हैं। दूसरा जो फॉर्मेट होता है वो होता है डिजिटाइज कंटेंट,
यानी कि एक स्टिल इमेज थी जिसको आपने स्कैन किया और स्कैन करने के बाद उसको आपने वेबसाइट पे डाल दिया। तो वो जो है वो डिजिटाइज कंटेंट है। तो दो तरह के कंटेंट होते हैं, बॉर्न डिजिटल और डिजिटाइज कंटेंट। जो वेबसाइट इन सबको प्रिजर्व करती हैं, अपने पास डिजिटली प्रिजर्व करती हैं और कंप्यूटर के ऊपर अवेलेबल हो। देखें, उसके लिए खास मीडियम रिक्वायर्ड होता है जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के ऊपर डिजिटली अवेलेबल हो जाए उसको हम डिजिटल लाइब्रेरी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो ये मेरी बात होपफुली क्लियर हो गई। अब हम आते हैं ई लाइब्रेरीज की तरफ। ई लाइब्रेरीज क्या होती हैं? देखें, ई लाइब्रेरीज जो ज्यादातर बेस्ड करती हैं, वो बेसिकली इनमें डिफरेंस अब खत्म हो गया। मतलब ई लाइब्रेरी जो है एक ओल्ड टर्मिनोलॉजी है और डिजिटल लाइब्रेरी जो है एक न्यू टर्मिनोलॉजी है। अगर हम ई लाइब्रेरी की बात करें तो ई लाइब्रेरी इटसेल्फ जो है, जिसको हम इस तरह कह सकते हैं कि जिसमें एनालॉग फॉर्मेट यूज होता है। ठीक है ना? वो मीडियम, और हर मीडिया को देखने के लिए या पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए किसी ना किसी डिवाइस की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे हम माइक्रोफिल्म की बात कर लेते हैं। ऐसी कलेक्शन जो माइक्रोफिल्म्स के ऊपर हो वो ई लाइब्रेरी में कॉन्सेप्ट में आ जाती है। माइक्रो कार्ड हैं, माइक्रोफिशेज हैं, ऑडियो टेप हैं, डीवीडीज हैं, सीडीज हैं। तो इन सारे मीडिया को यूज करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको चलाने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड है, किसी ना किसी डिवाइस की रिक्वायर्ड है जो उसको रीड कर सके, जिसके बेस के ऊपर हम रीड कर सकें। तो ये बेसिकली एक पुराना कॉन्सेप्ट है जिसको हम ई लाइब्रेरी कहते हैं। अब सारी चीजें कंप्यूटर के ऊपर डिजिटली अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मेट्स जो हैं वो चेंज किए जा रहे हैं और उनको डिजिटल फॉर्मेट में लाया जा रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली डिजिटल लाइब्रेरी है। तो इस तरह से बात बनती है। ओके सर, सर आपने तो बहुत तीन खूबसूरत कॉन्सेप्ट डिफाइन मैंने किया। दिए थे ई लाइब्रेरी का। इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो वर्चुअल वर्चुअल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमने डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। और सर डिजिटल बहुत लाइब्रेरी जो है बेसिकली, मैं थोड़ा सा बोल लूँ तो फिर इसको आगे बढ़ते हैं। तो डिजिटल लाइब्रेरी बेसिकली जो है एक इदारा होता है, एक आम आदमी का काम नहीं है। इसके पीछे स्किल्स स्टाफ होते हैं और जो इस पे ये सारे फंक्शंस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलें। ये मैं होपफुली ये जवाब हो गया होगा इसका। सर बहुत अच्छा, बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़े सिंपल अल्फाज भी आपने डिफाइन किया है, बहुत जबरदस्त है। डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट भी हमें वो क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक और वर्चुअल लाइब्रेरी का भी हो गया। तो सर आगे बढ़ते, अगला जो सवाल है सर, कि क्या इंस्टीट्यूशनल जो रिपोजिटरी है डिजिटल लाइब्रेरी, ये उससे मुख्तलिफ होती है या ये एक जैसी चीजें हैं? दोनों, मैंने अभी अपनी बात में मैंने बोला था कि एक डेटाबेस है डिजिटल लाइब्रेरी ना। अब वो डेटाबेस डिजिटल आर्काइव भी हो सकता है, वो डेटाबेस इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी भी हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी और डिजिटल आर्काइव आप देखते हैं कि जो मुख्तलिफ डेटाबेसेस हम सब्सक्राइब करते हैं, या जो मुख्तलिफ जैसे स्प्रिंगर्स के डेटाबेस हैं, टेलर एंड फ्रांसिस हैं, और बहुत सारे, ठीक है ना, मुख्तलिफ डेटाबेसेस हैं। तो ये फ्री में भी हो सकते हैं और ये जो है आपके सब्सक्राइब भी हो सकते हैं। डॉज हम देखते हैं, ठीक है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं जिसको हम डॉज कहते हैं। तो डॉज है और मुख्तलिफ डेटाबेसेस हैं। तो ये डिजिटल आर्काइव हो गया। अब ये आर्काइव कमर्शियल होती है जिसको आप सब्सक्राइब करते हैं, ये आर्काइव ओपन एक्सेस होती है जिसको आप फ्री में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डिजिटल आर्काइव हो गई। अब कोई इदारा चाहता है कि उसकी खास तौर पे पब्लिकेशंस को, उसकी उसी की पब्लिकेशंस को, मतलब उनके फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूशन है, वो चाहता है कि उसकी पब्लिकेशंस को, जो जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, थीसिस हो गई या फिर उसके आर्टिकल्स का आउटपुट ज्यादा है, उनके यहाँ पब्लिकेशन ज्यादा निकलती हैं, उनके लोग ज्यादा रिसर्च राइटिंग में इन्वॉल्व हैं, तो वो चाहते हैं कि इसको जो है एक जगह पे हम इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी कहीं आर्काइव करें। तो वो स्पेसिफिक कलेक्शन जो आर्काइव की जाती है जिसको हम इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का नाम देते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है। बेसिकली ये दोनों चीजें एक ही हैं, जिसमें आप एज ए डिजिटल आर्काइव जिसको आप कमर्शियली ओपन एक्सेस भी दे सकते हैं, दूसरा आप अपनी पब्लिकेशंस को एज इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के तौर पे भी ला सकते ओके सर, ओके। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या जो फुल टेक्स्ट डेटाबेस होता है ये डिजिटल लाइब्रेरी नहीं होती क्या? हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल होती है, कौन कहता है नहीं होती।
अगर आपके तो पास सर फुल टेक्स्ट इसके बारे में डेटाबेस का। जी सर जी। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि फुल टेक्स्ट डेटाबेस क्या होते हैं। देखें, तीन तरह के डेटाबेसेस होते हैं। अगर हम डेटाबेसेस की बात करें तो तीन तरह के डेटाबेसेस होते हैं। डाटा, जिसको हम कहते हैं फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस, डाटा सिर्फ डाटा। तो डाटा जो है वो फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस होता है। मेटा डाटा, मेटा डाटा जो होता है वो डाटा टू डाटा होता है, ठीक है, जिसको हम सर्च इंजन कह सकते हैं आमतौर पर, ठीक है, जहां पर लिंक्स आ गया और आपने जंप किया दूसरी जगह पे। और मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया सोर्सेज क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑडियो विजुअल सोर्सेज, जैसे यूट्यूब है फॉर एग्जांपल, ये एक मल्टीमीडिया रिसोर्स है। अब इस यूट्यूब का जो सर्च इंजन है वो मेटा डाटा है, ठीक है। जो गूगल है, जब आप गूगल करते हैं तो मेटा डाटा है। और डाटा जो होता है वो फुल टेक्स्ट डाटाबेस होता है। तो अगर आपके पास एक फुल टेक्स्ट डाटाबेस का एक्सेस है, एक या तीन या चार, तो आपके पास डिजिटल लाइब्रेरी है। मतलब आपकी अगर सब्जेक्ट के ऊपर है तो आपके पास डिजिटल लाइब्रेरी है। अब बात ये रह गई कि क्या वो आपकी लाइब्रेरी है या नहीं है। तो वो आपकी लाइब्रेरी तो नहीं है, लेकिन आपने उसको खरीद तो लिया है, सो यू कैन यूज दैट डाटाबेस। और जो फ्री डाटाबेस है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें से आप अपने जो रिक्वायर्ड चीजें हैं उसको आप ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। सो इट्स बेसिकली वर्क एज योर डिजिटल लाइब्रेरी। जो डाटाबेस होते हैं वो आपकी डिजिटल लाइब्रेरी ही होते हैं असल में। लेकिन आप चाहते हैं कि आप खुद कोई डिजिटल लाइब्रेरी बनाए अपनी कलेक्शन की, तो उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। आपको सबसे पहले तो मतलब ये कि हार्डवेयर अरेंज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या जो पब्लिकेशन आप प्रिजर्व करने जा रहे हैं, जिनकी डिसेमिनेशन आप करने जा रहे हैं, क्या वो लाइसेंस हैं आपके पास या नहीं है, ठीक है ना। यहाँ सबसे बड़ा इश्यू जो होता है वो लाइसेंस डॉक्यूमेंट का होता है। जब भी हम इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी की या डिजिटल लाइब्रेरी की हम बात करते हैं कि जो पब्लिकेशंस हम आगे डेसिमिनेट करने जा रहे हैं डिजिटली, क्या उसके लाइसेंस हमारे पास मौजूद हैं, मतलब कॉपीराइट है या नहीं है। तो ये एक बड़ा वो है। तो अगर आपके पास कॉपीराइट नहीं है, अब एक इदारा जो है, एक इंस्टीट्यूशन जो है, वो अपनी पब्लिकेशंस को किसी डेटाबेस के ऊपर डाल के वो उसको ऑनलाइन कर देता है, तो वो तो उसके पास तो उसका राइट है, क्योंकि उसकी अपनी पब्लिकेशंस है। लेकिन अगर वही पब्लिकेशंस किसी जर्नल में पब्लिश हो गई हैं तो आपको जर्नल से परमिशन लेनी पड़ेगी। आई होप ये ठीक है। क्लियर हो गया होगा। जी जी सर। सो सर डाटा, इसमें से एक मेटा डाटा, मल्टीमीडिया। जी जी सर, इसमें से एक सवाल ये पैदा होता है कि जैसे आपने अभी बताया कि कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है, तो मोस्टली जो सर डाटा बेसिस है वो अब अगर पाकिस्तान के अंदर एक्सेस करें तो डाटाबेस, या पाकिस्तान के अंदर हम किसी को बनाए, कोई डाटाबेस बनाने जा रहे हैं, तो कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो ये इशू रिजॉल्व हम कैसे कर सकते हैं, या कि सिर्फ अपना जो मटेरियल है उसको डिजिटाइज कर दें। यार मतलब अपना मटेरियल को अब अगर आप डिजिटाइज करेंगे तो फिर उसको आप डेसिमिनेट कैसे करेंगे, बात ये है ना। जब आप डेसिमिनेट करेंगे तो पब्लिशर आपको पकड़ लेगा कि यार ये तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। देखें, एक ऑथर है फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी, फर्ज कर लें आपने एक बुक लिखी है, ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा इस तरह पर समझाता हूँ। या आपने एक बुक लिखी या एक आर्टिकल लिखा, फर्ज कर लें एक बुक लिखी, ठीक है ना। अब आपने उसमें पूरी अपना मेहनत लगाया, 4-5 साल आपने उसमें लगा दिए, और उसके बाद आपने उसको पब्लिश करवाया, और पब्लिश करने के बाद किसी साहब ने उसको खरीदा और उसको स्कैन करके ऑनलाइन कर दिया, तो अब उसको कौन पढ़ेगा। तो ऑनलाइन तो मिल रही है वो बुक, ठीक है ना। तो यहाँ ऑथर की रॉयल्टी जो है ना वो मारी जाती है, सीधी सीधी बात है। तो पब्लिशर्स जो होते हैं वो उसको खरीदते हैं और ऑथर को रॉयल्टी देते हैं, जो भी उस उनका एग्रीमेंट होता है। सो पब्लिशर के पास लाइसेंस होता है आमतौर पर, या डिस्ट्रीब्यूटर के पास लाइसेंस होता है। सो दे एक्चुअली डू दिस। हाँ, अब बात ये रह गई कि हमें हमारे रिसोर्सेज नहीं मिलते, तो इसके लिए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशंस को जो है ना वो थोड़ा सा पुश करना चाहिए कि दे इंक्रीज बजट। और बाकी ये है कि जो नहीं मिलता वो हम कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं। जी जी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आराम से फुल टेक्स्ट शेयर करते हैं बगैर बेफिक्र होके। और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर बहुत सारी बुक्स आपको जो लाइसेंस होंगी, जिसकी कहीं कहीं डॉलर्स में, $400 का लाइसेंस है, उसका मतलब ये कि आप उसको अगर खरीदना चाहते हैं तो $400 का लाइसेंस है, वो आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो सर बहुत बिल्कुल सारी ऐसे ही चीजें। मैं
सर मेरे साथ भी एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि हमारे ग्रुप के ऊपर एक बंदे ने ना, एक पाकिस्तानी ऑथर है, लाइब्रेरी साइंस के हवाले से बड़ा नाम है उनका, माशाल्लाह, नाम तो मैं नहीं लूंगा, तो उनकी बुक पीडीएफ में शेयर कर दी। तो मुझे उन्होंने फोन किया कि बख्तियार साहब, आप मेरे साथ काम भी करते रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके ग्रुप के ऊपर मेरी बुक मेरी इजाजत के बगैर किसी ने डाली हुई है, तो प्लीज आप हाँ वो रिमूव करवा दें, वहां से रिमूव करवा दें। मेरा क्या कसूर है यार, मुझे भी तो कोई रियलिटी आने दो, मुझे कुछ 4 आने कमाने दो, अल्लाह के बंदो। तो मैंने वो फौरन वहां से रिमूव करवाए। ये बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब उसकी रॉयल्टी जो है ना ऑथर की, मैं इस चीज को बहुत महसूस करता हूँ। ठीक है, कॉपीराइट देखें, इसके ऑल्टरनेट तरीके हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कॉपीराइट की, कॉपी लेफ्ट भी मौजूद है जिसको हम ओपन एक्सेस कहते हैं। ठीक है, तो कॉपी लेफ्ट से फायदा उठाएं, जो ओपन एक्सेस अवेलेबल है उसको यूज करें। मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो ओपन एक्सेस आपको देती हैं, मतलब बेशुमार हैं, और हम उसको खुद भी देखते रहते हैं। जी सर। सर आप नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो बनता है मेरा सर, वो ये है कि आप जो कोहा है सर, कोहा सॉफ्टवेयर है, क्या ये डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम के लिए मुफीद है, या कि इसके इसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे डिजिटल लाइब्रेरी के लिए? यार कोहा जो है वो है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, मतलब सीधी सीधी बात है, जिसको हम कहते हैं कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कोहा जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम नहीं है, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, अब उसमें एक ऑप्शन है कि हम उसमें जो डिजिटल बुक्स हैं या ऑनलाइन बुक्स हैं या ई बुक्स हैं हमारे पास, जो जो जिसके फॉर्मेट डिजिटल हैं, जैसे पीडीएफ बुक्स हैं या एचटीएमएल बुक्स हैं, तो उनको हम कैटलॉग कर सकते हैं। ठीक है, अब जो बुक्स आप उसमें कैटलॉग कर रहे हैं, बुक्स हो गया, आर्टिकल्स हो गए, ये कोई और चीज हो गया, जो भी आप उसमें कैटलॉग कर रहे हैं, इनफैक्ट ये कि किसी डेटाबेस का आपके पास मिसाल के तौर पे अ, अ, आपके पास एक्सेस है, सब्सक्रिप्शन है, तो उसके जर्नल्स को भी आप जो है उसमें को हमें कैटलॉग कर सकते हैं एज ए ई रिसोर्स। तो उसमें आप कैटलॉग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप कैटलॉग करते हैं तो आप जो है बेसिकली उसका लिंक प्रोवाइड करते हैं, और वो लिंक जो है वो जंप करता है, वो रिट्रीव करता है उस वेबसाइट के ऊपर जहां पर वो अवेलेबल है। तो वर्चुअली तो हम उसको एक्सेस दे सकते हैं, लेकिन कोहा में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि उसको हम प्रिजर्व कर लें, मतलब उस पीडीएफ बुक को हम कोहा के अंदर ही कहीं प्रिजर्व कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोहा से बेहतर ऑप्शन जो है वो आपके पास डी स्पेस है, अगर आप डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम की तरफ आना चाहते हैं। और भी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। सर अभी आपने डी स्पेस की बात की है, तो क्या सर ये जो डी स्पेस है, ये ओपन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में आता है, या उसके लिए मुनासिब रहेगा? जी जी बिल्कुल, डी स्पेस है ही ओपन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के लिए। मतलब ये कि ओपन रिपोजिटरी के लिए बहुत मुफीद है, मतलब यूज ही है, मतलब इसमें जो है आप ओपन करके चलाएं तो वो बहुत अच्छा रहता है। मतलब ये कि अगर हम बात करते हैं ना कि रिपोजिटरीज की, तो एक एक रिपोजिटरी होती है कि आप अपने सिर्फ उन लोगों को एक्सेस देते हैं जो आपके इंस्टीट्यूशन में का पार्ट है। ठीक है ना, आपके स्टूडेंट्स हो गए, आपके फैकल्टी हो गए, तो ये ओपन नहीं हुआ। लेकिन आप जो एक्सेस देते हैं ओपनली, तो पूरी दुनिया में उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो वो जो है वो आपका ओपन एक्सेस, मतलब ओपन रिपोजिटरी के तौर पे काउंट होगा, और डी स्पेस इसके लिए बहुत मुनासिब है। लेकिन जो भी रिसोर्स आप उस पर शेयर कर रहे हैं, मतलब जो भी डाटा, आई मीन जो भी बुक्स आप उसमें डाल रहे हैं या जर्नल्स उसमें डाल रहे हैं या जो भी, मतलब तो उसका लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास उसका कॉपीराइट होना चाहिए, तब आप उसमें डाल सकते हैं, वरना आप उसमें नहीं डाल सकते। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। डी स्पेस के अलावा भी बहुत सारे, मतलब आई होप कि मैंने जवाब दे दिया होगा, मैं अभी खामा खा आगे बढ़ूं उससे पहले आपके पास कोई और सवाल। जी जी। सर मेरे सवाल ये है कि डी स्पेस के अलावा कोई और भी ऑप्शन हमारे पास है डिजिटल लाइब्रेरी के लिए सॉफ्टवेयर के तौर पे, डी कि स्पेस जिसको सिर्फ हम एक बेहतर? मैंने अपने लास्ट उसमें बताया था कि डी स्पेस के अलावा बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, जिसमें अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो ग्रीन स्टोन आपने एक सुना होगा सॉफ्टवेयर, ई प्रिंट है। ठीक है ना, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आइसलैंड डोरा है, फिडोरा है, सेमवीरा है,
कैलिबर ई बुक्स मैनेजमेंट है। देखें, अब थोड़ा सा मैं डिफरेंस बताता हूँ। डी स्पेस बेसिकली सॉफ्टवेयर पैकेज है, ठीक है। सॉफ्टवेयर पैकेज जो होता है जिसमें आपको प्री रिक्विजिट्स और बहुत सारे लवाजमात जो है ना उसको इंस्टॉल करना होता है पहले, और उसके बाद जो है वो आप जो है वो उसका क्या कहते हैं उसको डी स्पेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर इटसेल्फ जैसे कैलिबर ई बुक्स मैनेजमेंट है, वो एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप बस उठाएंगे, इंस्टॉल करेंगे और उसको चला लेंगे। उसमें आपको कुछ प्री रिक्विजिट जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है। तो कैलिबर भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, छोटे लेवल पे हम उसको यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास ई बुक्स मौजूद हैं, लाइसेंस ई बुक्स मौजूद हैं या ई जर्नल्स मौजूद हैं, या लाइसेंस के अलावा हम ये कहते हैं कि ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं या ओपन एक्सेस ई बुक्स हैं जिसको हम डिसेमिनेट करना चाहते हैं, तो वी कैन डू दैट। लेकिन आपको इस बात का बहुत बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, जो बुक आप उसको डिसेमिनेट कर रहे हैं अपने पेज के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वो लाइसेंस होनी चाहिए। मतलब लाइसेंसिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, वरना खामखा की ना मुसीबत गले आ जाती है। इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन ये है कि आप एक वर्चुअल लाइब्रेरी बना लें जहां पर आपको सिर्फ जंप ही करवानी है ना लोगों को, मतलब इधर से इधर चले जाए, इधर से इधर चले जाए। ठीक हो गया सर। सर आगे बढ़ते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस सेशन का हम आखिरी सवाल मैं करता हूं सर। उसके बाद हम जो है नाजरीन से इजाजत चाहेंगे और आपसे भी सर, कि क्या सर जो डी स्पेस है ये माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो है उस पर इंस्टॉल हो सकता है, और उसके लिए जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए? डी स्पेस विंडोज पे इंस्टॉल हो जाता है, बहुत आराम से इंस्टॉल हो जाता है। और डी स्पेस को विंडोज पे इंस्टॉल करने के लिए उसकी पूरी गाइडलाइन मौजूद है। वो बहुत कन्वीनियंट है और इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन मेरा एक अपना ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि डी स्पेस या कोई भी सॉफ्टवेयर विंडोज पे इंस्टॉल कर, मतलब ओपन एक्सेस सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, विंडोज की जगह आप लिनक्स सिस्टम के ऊपर उसको इंस्टॉल करें, वो ज्यादा रिकमेंडेड है। क्योंकि विंडोज जो है इटसेल्फ लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। जो भी आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो ऐसे इंस्टॉल कर देते हैं, देखते भी नहीं है, 50 रुपए की सीडी मिलती है और मुला के उसको विंडोज चला देते हैं। लेकिन विंडोज आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास लाइसेंस विंडोज है, सो यू कैन एक्चुअली इंस्टॉल दैट। दूसरी चीज जो है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है लोग इससे इख्तलाफ करें। दूसरी चीज जो है वो ये है कि जो भी आप इंस्टॉल करते हैं, मतलब उबंटू सिस्टम हो गया या डिबियन हो गया या लिनक्स की कोई और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू विंडोज। विंडोज में जो है ना वो, सॉरी, विंडोज में अटैक सिस्टम या वायरस का जो है वो ज्यादा खदशा होता है। सो उबंटू या डिबियन या कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू विंडोज। इसलिए मैं विंडोज पे थोड़ा सा फोकस कम करता हूँ, क्योंकि एक तो ये कि जिस चीज को आप दिखाएं वो लाइसेंस हो, कॉपीराइट, आई मीन आपके पास उसका लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा, ये तो हमने बात करी इसके ऊपर। मेरी अगर आप चैनल पे जाते हैं, जो भी हमने यहाँ पर बात करी है, तो मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो मौजूद है, डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम्स। मेरे चैनल का लिंक मैं आपको बताता हूँ, वो है youtube.com। सो हमें पता है youtube.com/c और I mean /C और C for channel and /Raflimts RAFLIMTS। और अगर आप YouTube पे जाके रैफलिम्स लिखेंगे तो वो चैनल आपको वैसे ही नजर आएगा। उसमें एक सीरीज है डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम्स के नाम से। उस सीरीज में जितनी भी वीडियोस हैं वो डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम को कवर करती हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आप बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। मैंने बहुत जल्दी में, बहुत स्पीड में, क्योंकि हम ऑलरेडी टाइम काफी वेस्ट कर चुके हैं, तो बहुत स्पीड में मैंने इसको कवर किया है। तो डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो उधर आपको मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स के अलावा आपको
डी स्पेस की इंस्टॉलेशन के बारे में भी आपको पता चल सकता है। इसके अलावा आपको कैलिबर के बारे में भी पता चल सकता है, कैलिबर की ऑपरेशंस के बारे में भी पता चल सकता है कि हाउ यू एक्चुअली ऑपरेट कैलिबर। और इसके अलावा जो मैंने कोहा के, अभी आपका एक सवाल आया था कि कोहा को क्या हम डिजिटल लाइब्रेरी के तौर पे यूज कर सकते हैं, तो वो तरीका भी मैंने उसमें डिस्कस किया है। तो मैं हो सकता है कि ये फेसबुक पे लिंक शेयर कर दूं, तो आप उसको ज़रूर विजिट करें, मतलब जो ऑडियंस देख रहे हैं वो उसको ज़रूर विजिट करें, और दुआओं में याद रखें, ख्याल रखें। सर इसी इसी जो हम अभी लाइव चल रहे हैं, तो सर इसी वीडियो के नीचे जो है ना, मैं हम आपके चैनल का लिंक भी शेयर कर देंगे। अगर जो आपके चैनल पे जाना चाहते हैं, इसी वीडियो के ऊपर बल्कि हम जो टैग कर देंगे चैनल का, तो वहां पे जाके आप डिजिटल कंसेप्ट के अंदर जितनी भी वीडियोस नाजरीन देखना चाहते हैं वो फरूख से जई साहब के चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो नाजरीन, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम ये आपके दिलों में घर कर रहा होगा, और जो पहली वीडियो के बाद या पहले प्रोग्राम के बाद जो रिस्पांस मिला, तो हमें ये एक हौसला हुआ है कि हमारी ये जो काविश है फरूक हुसैन जई साहब के साथ ये रायगा नहीं जाएगी। और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर जो टॉपिक है वो आपके सामने लेके आए। तो नाज़रीन, नेक्स्ट हफ्ते 10 बजे आप हमारे प्रोग्राम को सवाल लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी का दोबारा देखना मत भूलिएगा। तो फरूख से जई साहब, आप अगर कोई बख्तियार, आखिर में कोई बात कहना चाहें। जी मैं बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ, वो ये कि देखें, अब ये हमारा रमज़ान का आखिरी प्रोग्राम होगा, और इसके बाद हम इंशाल्लाह ईद के बाद मिलेंगे। तो रमज़ान मुबारक, ताक रात सबको मुबारक, और ईद भी एडवांस में मुबारक। और दूसरी बात ये कि हो सकता है कि हम इसके टाइमिंग्स में थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि डिपेंड्स ऑन कि ईद के बाद हम इसका क्या टाइमिंग रखते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। आज क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, तो हमने कुछ सवाल, बख्तियार ने मुझे एक बहुत लंबी लिस्ट दी थी सवालों की और वो लिस्ट उन्होंने जो है वो टाइम की कमी की वजह से जो है शायद कम कर दिए। तो बहरहाल आधे घंटे में हमने इसको कवर किया है। सो नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह जो है वो हम टाइम इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे कि क्या टाइम है, और उस टाइम पे हम करेंगे। और कल क्योंकि हम बड़ी रात में एंटर हो रहे हैं, सो मतलब 27वीं शब होगी, तो आप सबसे दुआओं के लिए बहुत रिक्वेस्ट है। जी, तो नाजरीन, अब मुझे बख्तियार जफर को इजाजत दीजिए। फरूख से जई साहब से मैं इजाजत चाहता हूँ सर। आपको भी, आपकी फैमिली को, पूरे पाकिस्तान को, आलम इस्लाम को ईद की खुशियाँ एडवांस में मुबारक हो सर। तो हम इंशाल्लाह ईद के बाद आपसे जरूर मिलेंगे। अगर नाजरीन आपके जहन में कोई भी सवाल है तो बिला झिझक आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, फरूख से जई साहब के चैनल पे जाके वहाँ पे आप इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और आप इसके अलावा फेसबुक के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, या हमारे जो ग्रुप और डिफरेंट चल रहे हैं तो उनके ऊपर जाके आप हमें राय दे सकते हैं, कोई सवाल डाल सकते हैं, और इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम के अंदर उस सवाल को डिस्कस जरूर करेंगे। तो मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।